नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि अब की बार एग्जाम में पिछले वाले एग्जाम से लगभग 30 प्लस क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये सूत्रों से बात पता चलेगी है। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था की अवधि जो होती है, जो 0 से 5 वर्ष, ये भी पूछ दिया जाता है, उसमें विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, ऐसा है क्या? या बहुविस्तरीय और मिश्रित होता है, या फिर में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या अनियमित असंबद्ध होता है। तो इसमें पहली बात कि अनियमित असंबद्ध नहीं हो सकता। विकास हमेशा एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये पर्यावरण से संबंधित होते हैं और बाकी इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं। आगे में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऐसा भी नहीं। विकास दोनों तरीके से होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता है, बिल्कुल गलत है। विकास दो प्रकार का होता है, एक मानसिक विकास, एक शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को तो मापा जा सकता है, और इसमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं कि शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं या मानसिक। तो क्या है, विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। वो कई स्तर का होता है और मिश्रित होता है, विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। जो निकटस्थ विकास होता है, जो सबसे निकटस्थ है, उसका क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, या फिर विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते, ऐसा क्षेत्र, या फिर वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, ऐसा क्षेत्र, या फिर वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो कौन सा? पहली बात, इसे रॉन्ग कर देंगे। समाज के वयस्क जो करते हैं वही बच्चे को रिपीट करने की जरूरत नहीं। आगे, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, ये भी नहीं, डिस्कशन की कोई बात नहीं हो रही है। इसमें निकटस्थ विकास के बारे में पूछा गया है। आगे, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं करते, ऐसा नहीं, बच्चों की आयु के अनुसार जो भी कार्य है वो करते हैं। आगे क्या है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। यही सबसे सही आंसर है और इसी में आप लगाए जाएंगे। अगर आपको इससे बड़े को आंसर में कंफ्यूजन होता तो कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी पढ़िए और देखिए कौन सा नेगेटिव है। जो भी नकारात्मक होगा उन सबको हटा दीजिए और जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसमें टिक लगा के आएंगे। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो जीन पियाजे कहते हैं, जीन पियाजे ने बच्चों की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई है। अमूर्त संक्रियात्मक क्या होता है? जिसमें चीजें सामने नहीं होती, बच्चा अपने मन में चीजों के बारे में सोचता है। अब सपोज करो बच्चा पार्क गया, उसने एक हाथी देखा, हाथी को घर पे आके वो अपने मन पे सोच रहा है, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक हो गई अवस्था में। जीन पियाजे क्या कहते हैं? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है बच्चा, या फिर केंद्रीकरण और अनुक्रमणी सोच से आबद्ध है बच्चा, या फिर संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम है, नहीं है, या फिर प्रतीकात्मक और संकेतक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक जब बच्चे की हो जाती है, इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो अमूर्त संक्रियात्मक भी कर सके, तो क्या होता है, वो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन में समर्थ हो जाता है। वो अपने मन में सोच सकता है, कल्पना कर सकता है कि चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, परिकल्पित मतलब परिकल्पना करना, ये अमूर्त में ही पॉसिबल है, तो इसमें टिक लगा के आएंगे। तो ये शॉर्ट तरीके भी हैं जो मैंने बताया आपको। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत, क्वेश्चन यहीं से बन गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है? जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संसाधन, संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहेगा। तो बच्चा एक सिद्धांत सीखता है। वो पूछा गया है कि
लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, वो किस अवस्था में है जब वह ये सोचेगा, ये विश्वास करेगा कि जो अभी सामाजिक प्रणाली चल रही है उससे सक्रिय रूप से बनाए रखने या चलाने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका? दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें सही होगा सामाजिक। बताया गया है कि सामाजिक कैसे प्रणाली बनेगी चलेगी ये बच्चा समझता है, तो वो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में ही सीखेगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन आ गया, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बहुबुद्धि आप लगा के आएंगे। या क्वेश्चन आ गया बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो आप लगा के आएंगे हार्वर्ड गार्डनर ने। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो बुद्धि के प्रकार दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ अंत स्थिति अनुपालन संभावना। तो स्थानिक, अंतरा व्यक्तित्व, भाषिक और शारीरिक गति संवेदना। तो स्थानिक के लिए कौन सी स्थिति सबसे सही होगी ये आपको बताना है इसमें। तो मतलब इन चारों में से कौन सी सबसे सही है? तो जो भाषिक होती है वो मूर्तिकार, जो मूर्तिकार की अभिव्यक्ति है वो भाषिक बुद्धि के प्रकार में आती है, तो ये सही है। लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की जो कहते हैं बच्चों में संज्ञात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कहते हैं लेव वाइगोस्की। या फिर बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये कहते हैं। या बच्चों का संज्ञात्मक विकास चरणों में होता है, ये कहते हैं। या स्कीमा में के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञात्मक विकास अग्रसर होता है। तो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोस्की कहते हैं सबसे पॉजिटिव जो लगे वही लगा के आएंगे, बच्चों के संज्ञात्मक विकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये लेव वाइगोस्की कहते हैं। आगे देखते हैं, एक प्रभावशाली कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अभिगमकर्ताओं का मूल्यांकन अगर प्रगतिशील कक्षा है तो अधिगम प्रक्रिया मतलब जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें अधिगम करता हूँ, जो भी अधिगम कर रहे हैं मतलब बच्चे का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है उनका मूल्यांकन, बिल्कुल गलत है, सहायक है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, बिल्कुल नहीं। टीचर को बताता है कि बच्चा कैसा है, उसने कैसा समझा। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक, ये भी बिल्कुल गलत है। सब बच्चों के लिए मूल्यांकन होता है, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि यह बच्चे को समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारण में सहायता करता है कि कौन बच्चा कैसा है, उसमें कितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मूल्यांकन का ये काम होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा जो सबसे पॉजिटिव लगे। आगे देखते हैं, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? मतलब जो जेंडर की रूढ़िवादिता उसे कम करना और विकास के विस्तार की संभावना बढ़ानी है, तो सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना तथा उन्हें अस्वीकार करना, ये तो बिल्कुल गलत है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, ये भी बिल्कुल गलत है। एक ही लिंग की योग्यता को समूह बनाना, ये भी बिल्कुल गलत है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श प्रोत्साहित करना, तो ये सबसे पॉजिटिव है, यही सही है। अगर एक ही ग्रुप में अलग अलग लिंग के लोग रहेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से कक्षा चलेगी और बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। आगे क्वेश्चन, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। बहुभाषिता कैसी होती है? एक गुण या साधन है, या एक रुकावट है, एक समस्या है, या एक व्यवस्थागत मुद्दा है? तो अगर बहुभाषीय बच्चे हैं तो आपके लिए क्या है कक्षा में? एक गुण और साधन है, कोई नेगेटिव पॉइंट आप नहीं उठाएंगे। आगे, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों पर महत्वपूर्ण फोकस दिया जाता है, वही बाल केंद्रित कक्षा है। आगे देख लेते हैं आंसर, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग करता नहीं। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, बिल्कुल नहीं, बांटना तो कतई नहीं बच्चों को। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, ये भी नहीं करेंगे। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो सबसे पॉजिटिव जो है वो लगा के आएंगे।
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांकेतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसमें लेव वाइगोत्स्की आएगा। जहां भी सांकेतिक या सामाजिक आ जाए वहां पे आंख बंद करके लेव वाइगोत्स्की लगा देना। आगे देखते हैं, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ये पूछा गया उपयुक्त नहीं है। आंशिक दृष्टि वाले, बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें बिल्कुल जरूरी हैं। त्रिमिमीय नक्शे और चार्ट बिल्कुल जरूरी हैं। बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट बिल्कुल जरूरी है। छोटी मुद्रा वाली कार्ड शीट, ये क्या जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें बड़ी मुद्रा वाली चाहिए। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा में पीछे अंतर्निहित विचार है। अब जो भी समावेशी शिक्षा मतलब सारे तरीके के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, उसके पीछे क्या योजना है, क्यों ऐसा किया गया, ये पूछा गया। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना बिल्कुल गलत। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करना और उन्हें नामांकित करना बिल्कुल गलत। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना, ये भी बिल्कुल गलत। बच्चों को डिवाइड नहीं करना। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, यही है सही आंसर। जो पॉजिटिव है वही सही आंसर है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक है, तो उन्हें किस प्रकार संबोधित करें हम लोग कक्षा पे? चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता से दूर करने के लिए क्रियाकलाप देके, या फिर वे प्रश्न देके जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, या फिर प्रश्न हल करने के लिए विशेष निर्देश उपलब्ध करवा के, या फिर रटने पर आधारित शिक्षा देके। कैसे आप कर सकते हैं? इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, रटने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रश्न हल करने के लिए विशेष निर्देश वो सबके लिए बराबर रहेंगे। ब्रेव प्रश्न देखे जिसमें अभिर्मुखी चिंतन है, मतलब मन में सोचना, ऐसा भी नहीं करेंगे। बहिर्मुखी होना चाहिए जिससे सबको समझ में आए। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर वाले क्रियाकलाप देखे, ये सही होगा। अब ये सही क्यों होगा? क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें बोरिंग सिंपल काम देंगे तो वो बोर हो जाएंगे, तो उन्हें ऐसे काम देने पड़ते हैं हम लोगों को, टीचर को, जो जिससे वो बिल्कुल लगे रहें उस काम में, उनका मन लगा रहे। आगे देखें, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, पठन वैफल्य, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर उस ऐसे करेंगे पहचान उनकी, या फिर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। अब पठन वैफल्य उनके पढ़ने लिखने की कौशलता का विश्लेषण करके, या फिर उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो जो पढ़ नहीं सकता उसका शारीरिक क्यों देखेंगे, उनका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्यों देखेंगे, उनके जटिल क्यों देखेंगे कि वो कितना कठिन सवाल हल कर सकते हैं। हम लोग खाली ये देखेंगे उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा पूरे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।